भ्रष्टाचार कहीं होते दिखे तो चुपचाप बैठ जाना, नेता बनने की कोशिश की तो पक्का दबा के धर दिए जाओगे। सही कह रहे हैं, ऐसा ही है अपने देश का सिस्टम। और जो गुस्सा आपको मेरे चेहरे पर दिख रहा है वो आपको भी आएगा ये खबर सुनकर। कोलकाता में एक पीएसयू के जनरल मैनेजर ने 400 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया था। कायदे से उसे इसके लिए तमगा मिलना चाहिए था, लेकिन उसे सस्पेंड कर दिया गया। 7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट पर भेज दिया गया। बाद में मामला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमेटी के पास गया। सीबीआई जांच के आदेश भी हुए, लेकिन अभी तक एक भी दोषी को पकड़ा नहीं गया है। कहानी है देश की नवरत्न पीएसयू स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी सेल का। कैसे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले एक अधिकारी को घर भेज दिया गया और इस मामले में आरोपी 2 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती कर दी गई। सब बताएंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। कहानी की शुरुआत हुई थी नवंबर 2022 में। राजीव भाटिया सेल के कोलकाता स्थित सीएमओ मुख्यालय में मार्केटिंग के जनरल मैनेजर के तौर पर काम कर रहे थे। ये एक बड़ा होता है। उन्होंने 19 नवंबर 2022 के रोज तत्कालीन सेल अध्यक्ष सोमा मंडल और डायरेक्टर कमर्शियल वीएस चक्रवर्ती को 3 शिकायतें भेजी, जिसमें पहली शिकायत वीआईपीपीएल को लेकर की गई थी। शिकायत के ठीक एक सप्ताह बाद 24 नवंबर 2022 को राजीव भाटिया को बिना कुछ बताए निलंबित कर दिया गया। वो 10 माह तक निलंबित रहे, मगर निलंबन के दौरान भाटिया ने 1 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया और जांच की मांग की। पहली चिट्ठी पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने पर भाटिया ने 2 बार और प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी। ये शिकायत एपीसीओ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, A1 स्टील इंडस्ट्रीज लुधियाना और हाईटेक पाइप्स को रियायती दरों में स्टील देने के बारे में थी। लेकिन इन शिकायतों का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद 11 जनवरी 2023 को राजीव भाटिया ने लोकपाल का दरवाजा खटखटाया। लोकपाल ने 28 मार्च 2023 को इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी को प्राथमिक जांच के आदेश दिए। फिर सीबीओ सेल ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट जुलाई 2023 में लोकपाल को सौंपी। फिर सेल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने 24 अगस्त 2023 में अपनी रिपोर्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में सबमिट की, जिसमें अनियमितताएं हुई हैं इसकी पुष्टि की गई। लोकपाल की एक बेंच ने 12 दिसंबर 2023 को आदेश के जरिए चेयरमैन सेल को शिकायत पर अपनी टिप्पणी दाखिल करने का निर्देश दिया। 10 जनवरी 2024 को लोकपाल ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए। इसके तुरंत बाद 19 जनवरी 2024 को इस्पात मंत्रालय ने 29 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिसमें सेल के 2 अधिकारी वीएस चक्रवर्ती यानी निदेशक वाणिज्यिक, श्री A.K. तुलसियानी निदेशक वित्त, इसके साथ ही एनएमडीसी के भी एक निदेशक वी सुरेश शामिल थे इसमें। इसके अलावा सेल ने कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निलंबित किया, जिनमें कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेख सीएमओ एस के शर्मा, कार्यपालक निदेशक वाणिज्यिक विनोद गुप्ता, कार्यपालक निदेशक सेल्स और आईटीडी अतुल माथुर और कार्यपालक निदेशक मार्केटिंग सर्विसेज RM सुरेश शामिल थे। मगर आम चुनाव 2024 के बाद जून 2024 में सभी अधिकारियों को बहाल कर दिया गया था, जबकि शिकायत करने वाले राजीव भाटिया को सेल ने 16 फरवरी 2025 को कुछ अन्य अधिकारियों समेत समय से पहले सेवानिवृत्त कर दी गया। सेल के अनुसार ये अधिकारी ईमानदारी और जवाबदेही पर खरे नहीं उतरे थे। गौरतलब है कि राजीव भाटिया खुद इस प्रकरण को सामने लाए थे, लेकिन उन्हें 7 वर्ष पहले ही नौकरी छोड़ने को कह दिया गया। लोकपाल और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच में क्या पाया गया था, ये जान लीजिए। जांच पाया गया कि 100 से ज्यादा ऐसी कंपनियों को सस्ते दाम पर 11 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन स्टील भेजा गया था, जो किसी किस्म का निर्माण नहीं कर रही थी, लेकिन निर्माण कार्य के नाम पर सेल से मिलने वाली छूट को ले रही थी। यही नहीं, ये कंपनियां सेल से कम दाम में खरीदे गए स्टील को महंगे दाम पर अन्य कंपनियों को बेच रही थी। सेल एमओयू के तहत स्टील खरीदने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों को ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। यदि कोई कंपनी सुविधा का लाभ नहीं लेती तो उसे उतनी राशि की छूट दी जाती है। इस मामले में सेल प्रमुख पर भी गंभीर आरोप लगे थे। जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल में पाया कि इन सब कथित अनियमितता में सबसे ज्यादा लाभ पाने वाली कंपनी थी वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड VIPPL। इस कंपनी के नाम के साथ एक और नाम जुड़ा हुआ था, जिसने सबका ध्यान और ज्यादा खींचा इसकी तरफ। वो नाम था APCO इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड का। दरअसल VIPPL 12 अक्टूबर 2020 को बनी थी और 20 अक्टूबर 2020 को सेल ने इसके साथ 1 साल में 1,40,000 MT सप्लाई करने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन कर लिया था। इस MOU को पाने के लिए VIPPL ने APCO के नाम का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया था। VIPPL पर आरोप लगा कि ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं थी, फिर भी उसे कंस्ट्रक्शन कंपनियों से अधिक छूट मिली।
करार के मुताबिक VIPPL को इस स्टील का प्रयोग निर्माण कार्यों के लिए करना था, लेकिन VIPPL ने ऐसा नहीं किया। जांच संस्थाओं के मुताबिक इसने सस्ते दाम में सेल से स्टील लेकर बाजार में ऊंचे दरों पर बेच दिया, जिससे सेल को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। CBC की जांच में यह भी कहा गया था कि सेल के अधिकारियों ने VIPPL के साथ करार करने से पहले इस कंपनी की जांच नहीं की, जबकि यहां सवाल यह है कि सेल जैसी कंपनी, जो कि शीर्ष उत्पाद कंपनी है, वो सिर्फ 8 दिन पहले बनी कंपनी के साथ इतना बड़ा करार कैसे कर सकती है। इस पर सेल की दलील थी कि VIPPL कंस्ट्रक्शन का काम करती है या नहीं, इसकी जांच इसलिए नहीं की गई क्योंकि सेल की MOU की नीति में इसका प्रावधान नहीं है। इसके जवाब में CBC ने कहा था कि यह कंपनी सेल की स्थापित ग्राहक नहीं थी। VIPPL द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय उचित सतर्कता अपनाई जानी चाहिए थी। इस अनियमितता और EPCO के दस्तावेज इस्तेमाल होने के मद्देनजर सेल विजिलेंस ने 23 मार्च 2023 को एप्को से संपर्क किया था और VIPPL को दिए गए वर्क ऑर्डर की प्रतियां और प्रमाण पत्र जारी करने की वजह पूछी थी। एप्को ने 22 अप्रैल को जवाब दिया कि VIPPL की प्रमोटर एकता अग्रवाल को उनसे लंबे समय से संबंध उनके रहे हैं और ये कंपनी पहले वेंकटेश स्टील के नाम से कार्य करती थी। VIPPL नाम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 7 सितंबर 2020 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एप्को ने पुराने ऑर्डर इस नई कंपनी को ट्रांसफर कर दिए थे। एप्को ने उल्टा सेल पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्होंने प्रमाण पत्र सेल के लिए नहीं दिया था, लेकिन अगर प्रमाण पत्र सेल को संबोधित नहीं था तो फिर सेल ने आखिर कैसे एकदम नई कंपनी को स्टील की आपूर्ति कम दरों पर कर दी। CBO सेल ने जांच में पाया कि एप्को ने प्रमाण पत्र देते वक्त गलत दावे किए थे। प्रमाण पत्र में लिखा था कि VIPPL और एप्को मिलकर पूरे भारत में 11 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में रीइंफोर्समेंट और स्ट्रक्चरल स्टील का कार्य कर रहा है। इनमें NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कई प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं, लेकिन CBC ने पाया कि दावा निराधार थे। NHAI ने CBO सेल को बताया कि एप्को उनके साथ 3 प्रोजेक्ट कर रहा था, लेकिन किसी में भी VIPPL सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। इन तथ्यों के आधार पर CBO सेल ने कहा यह दावा कि VIPPL का एप्को के साथ लंबे समय से संबंध है और उन्होंने एप्को के लिए काम किया है, ये विश्वसनीय नहीं लगता। सेल के CBO चीफ विजिलेंस ऑफिसर ने यह भी रेखांकित किया था कि VIPPL और एप्को का व्यवसायिक गठजोड़ इस मसले की जड़ है। अब जान लेते हैं 10 जनवरी 2024 के लोकपाल के आदेश में क्या कहा गया। लोकपाल के आदेश में 3 शिकायतों को अपना फैसला सुनाया गया था। लोकपाल ने कहा था कि सेल के अधिकारियों ने जरूरी जांच पड़ताल नहीं की थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि VIPPL को बाकी समान ग्राहकों की तुलना में कम दाम दिया गया। इस वजह से सेल को ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका गंवाना पड़ा। इसलिए यह संभव है कि कुछ अधिकारी VIPPL के साथ मिली भगत में शामिल रहे हों। लोकपाल ने आगे लिखा कि इस्पात मंत्रालय चाहता है कि इस मामले की आगे जांच की जरूरत है, जो किसी बाहरी एजेंसी द्वारा होनी चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि सरकारी अधिकारियों का निजी कंपनियों के साथ क्या संबंध रहा है। हालांकि इसके जवाब में सेल ने कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना तो अनुमानित और ना ही सांकेतिक। सेल द्वारा VIPPL को TMT बार बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी देने में कोई गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि VIPPL ना तो कोई फर्जी कंपनी थी और ना ही शेल कंपनी, बल्कि स्टील बाजार में एक वास्तविक और सक्रिय कारोबार कर रही थी। लेकिन लोकपाल ने इस बचाव को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि सेल के अधिकारियों द्वारा मुनासिब सावधानी नहीं बरती गई, जिसके चलते VIPPL को अन्य ग्राहकों की तुलना में कम दर पर सामग्री दी गई। साथ ही लोकपाल ने सेल को फटकार लगाते हुए कहा था कि वो भविष्य के लिए MOU और प्राइसिंग की स्पष्ट पॉलिसी बनाए, जिसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा घोटाला ना हो। अब बात CBI FIR की। लोकपाल के आदेश पर CBI ने 10 अक्टूबर 2024 को और 25 जुलाई 2025 को लोकपाल द्वारा दिए गए आदेशों की जांच करते हुए FIR दर्ज की थी, जिसमें 10 अक्टूबर 2024 को शिकायत नंबर 73/2023 में FIR दर्ज की गई थी, जिसमें VIPPL के साथ एप्को का भी नाम शामिल था। CBI की FIR सेल के अधिकारी वेंकटेश इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और एप्को का आरोपी बनाया था। इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का प्रयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। 25 जुलाई 2025 को शिकायत नंबर 74/2023 में FIR दर्ज की गई थी। CBI की इस FIR में A1 स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और सेल के अधिकारियों के खिलाफ IPC 120B और PC एक्ट 789 के तहत आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। A1 स्टील का मामला क्या है ये बता देते हैं। दरअसल A1 स्टील ने लुधियाना में जर्मनी से मंगवाकर 3 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एक बहुत ही आधुनिक HR कोयल्स प्लांट लगाया था।
इस मशीन की खासियत ये थी कि वो सस्ते सेमीज यानी कच्चा लोहा वो बहुत ही हाई क्वालिटी के नैरो विड्थ एचआर कॉइल्स में बदल देती थी। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि बाजार में सेमीज और एचआर कॉइल्स के दाम में बहुत अंतर होता है, इसलिए नियम के मुताबिक सेल को यह कच्चा माल एवन को थोड़े ऊंचे दाम पर बेचना चाहिए था ताकि सेल को भी मुनाफा हो, लेकिन सेल के अफसरों ने जानबूझकर एवन को कौड़ियों के भाव पर माल भेज दिया था। जांच में पाया गया कि जून 2021 में ये अंतर 20,962 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया था, यानी एवन स्टील हर टन पर लगभग 20-21 हजार रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रही थी, जो सेल का हक था। जांच आगे बढ़ी तो पाया गया कि अक्टूबर 2020 से मई 2022 के बीच इस प्राइस गैप के कारण सेल को लगभग 231 करोड़ रुपए का चूना लगा था और यह पैसा एवन स्टील की जेब में गया था। आरोप पत्र में कहा गया था कि एवन स्टील ने इस फायदे के बदले सेल के चेयरमैन और ईडी को भारी रिश्वत दी थी। अब एक और जरूरी बात, निर्वाचन आयोग के अनुसार एप्को जो लखनऊ के पते पर रजिस्टर्ड है उसने 15 जनवरी 2020 से 12 अक्टूबर 2023 के बीच 30 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे और उन्हें भाजपा ने बनाया था। उन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स का कहना था कि इस कंपनी पर भाजपा की कृपा दृष्टि बनी हुई थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने उस वक्त दावा किया था कि उस समय कंपनी की वेबसाइट पर लिखा था कि एप्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाले भारत के सपने को साकार करने वाले प्रमुख सहयोगियों में से एक है, मगर विवादों में आने के बाद से इसको वेबसाइट से हटा दिया गया था। वर्तमान में इन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है और अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसकी रिसर्च की थी हमारे साथी तरुण ने, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु हैं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच, सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।